इलॉन मस्क बहुत परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि फटे हाल हैं, बुरे हाल हैं। अमेरिका के डेट टू जीडीपी है चाइना का, वो 300% है। चाइना का क्या होने वाला है? लोग बोल रहे थे कि अमेरिकन इकोनॉमी खत्म होने वाली है, अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा भारत के अंदर। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाकी 2 कंट्रीज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, ना तो चाइना में है, ना अमेरिका में। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज बात करेंगे चाइनीज इकोनॉमी पर और ताजा तरीन अपडेट, और ये कंफर्मेशन खुद चाइना से आ रही है कि चाइना का जो डेट टू जीडीपी है वो 300% है। यही फिगर उमेश जी काफी समय से बोल रहे थे और उसको लेकर कई सारे लोग भी बोल रहे थे कि ये अजीब सी कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब ये कंफर्मेशन खुद चाइना ने की है कि उनका जो डेट टू जीडीपी है वो 300% है। उमेश जी ने इलॉन मस्क का भी एग्जांपल दिया था कि 150% पे इलॉन मस्क बहुत परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि फटे हाल हैं, बुरे हाल हैं अमेरिका के, और उस पर हमने शो भी किया था। आज चाइनीज इकोनॉमी पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, चाइनीज इकोनॉमी से जुड़ा हुआ ये अपडेट, और इस अपडेट को तो खैर आप पहले से ही बोल रहे थे कि जो डेट टू जीडीपी है चाइना का वो 300% है। अब चाइना की तरफ से भी कंफर्मेशन आ गया, तो क्या मतलब निकाला जाए कि चाइना का क्या होने वाला है? देखिए, हमने कुछ समय पहले एक प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने बताया जी। था कि यूएस का डेट टू जीडीपी क्या होता है। तब हमने लाइव बताया था कि कैलकुलेशन करके यूएस का ट्रांसपेरेंसी देखिए, उनका हम्म। सेकंड बाय सेकंड जितना बढ़ रहा है वो सब डिटेल्स वो पब्लिक डोमेन में है उनका। उनका डेब्ट हम्म। 36 ट्रिलियन है, उनकी इकोनॉमी शायद 29 एंड हाफ ट्रिलियन है। तो डेब्ट टू जीडीपी वाज़ अराउंड 122%। 122% का जब डेब्ट टू जीडीपी है, उसको रख के लोग बोल रहे थे कि अमेरिकन इकोनॉमी खत्म होने वाली है, अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। बट मैं हमेशा यही बोलता था कि चाइना का डेब्ट टू जीडीपी 300% है, और ये मैं कम से कम 3 या 4 साल से बोल रहा हूँ, और मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखे हैं और इसको रिडिक्यूल भी किया गया है। और कल चाइना के डेप्यूटी जो गवर्नर है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो चाइना का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उनकी डेब्ट टू जीडीपी है 303%, और ये आगे बढ़ेगी क्योंकि चाइना के अंदर स्टिमुलस दिया जाएगा। देखिए, अब ऐसा है कि भारत की डेब्ट टू जीडीपी क्या है वो मैं बता देता हूँ। भारत की जी। डेब्ट टू जीडीपी है 82%। ये पैंडेमिक से पहले थी 69%, और पैंडेमिक के बाद 90% तक हो गई, और 2-3 साल में वापस वो 80% हो गया। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बैलेंसिंग भारत की गवर्नमेंट करती है। तो इसके अंदर आप सोचिए, 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन को, 80 करोड़ लोगों को खाना भी दे रही है। मतलब आयुष्मान भारत योजना भी वो लॉन्च करके रखी है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना भी लॉन्च किया, मतलब बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करके रखी है। तब इसके दायरे में क्या होता है काम भारत के अंदर, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाकी 2 कंट्रीज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, ना तो चाइना में है, ना अमेरिका में। अमेरिका तो छोड़िए, अमेरिका के पास क्या है, पावर है टू प्रिंट द डॉलर्स, टू क्रिएट ट्रेजरी बॉन्ड्स। चाइना और इंडिया के पास वो पावर नहीं, ठीक है? और अमेरिका का क्या है आपको मालूम है, अगर हमको, इंडिया को अगर कुछ इंपोर्ट करना है तो हमको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। और अगर इसके बीच में अगर मिसमैच होता है और एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है, तो उसको ट्रेड डेफिसिट बोला जाता है, ठीक है? अब आता हूँ रिपोर्ट्स के बारे में। कोई भी कंट्री का डेब्ट क्या होता है, इट इज अ क्यूमुलेटिव ऑफ ऑल द डेब्ट्स। एक, आप सोचिए इकोनॉमी में, कंट्री में होता कौन है? एक तो होते हैं हाउस होल्ड्स, फिर होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वहां की कॉरपोरेट्स, फिर बाद में ये लोकल गवर्नमेंट, फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट, और फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब एक कंपोनेंट होता है। देखिए अंबर जी, अभी अगर मैं इसका ब्रेकअप दूं, तो चाइना के अंदर जो उनकी लोकल गवर्नमेंट है, उनका डेब्ट अराउंड 13.8 ट्रिलियन डॉलर्स है। ये 2023 के फिगर है। और उनकी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, उसका डेब्ट है अराउंड 15.6 ट्रिलियन डॉलर्स।
कॉर्पोरेट डेब्ट है $14.4 ट्रिलियन, हाउस होल्ड डेब्ट है $5.38 ट्रिलियन, उनके जो बैंकिंग डेब्ट है इट इज $7 ट्रिलियन। अगर आप ये टोटल कर लेंगे तो 50 ट्रिलियन के ऊपर चले जाता है। तो हमेशा मैंने यही बोला है कि इनका डेब्ट ज्यादा है। देखिए, लोग ये भी बोलेंगे कि चाइना का जो रिजर्व्स है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, वो सरप्लस है। मानता हूँ, चाइना का फॉरेन रिजर्व्स जो है $3 ट्रिलियन का है, और उन्हें बीआरआई में कंट्रीज को डेब्ट देके रखा है 1 ट्रिलियन का। आज आप टोटल कर लीजिए, उनकी इकोनॉमी है 19 ट्रिलियन, और उनके खुद के एडमिशन से बोलते हैं 300% है, तो 57 ट्रिलियन हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर आप उनकी जीडीपी का 19 ट्रिलियन और उनका ये जो बोलते हैं ट्रेड सरप्लस $3 ट्रिलियन का, और बीआरआई डेब्ट जोड़ लीजिए 23 ट्रिलियन हुआ है, फिर भी $34 ट्रिलियन का डेफिसिट होता है। अब लोगों को मैं समझाता हूँ कि 2008 में क्या हुआ था। 2008 में सबप्राइम क्राइसिस आया था। उसमें आपको मालूम है, उस समय जो टोटल गवर्नमेंट का जो डेब्ट था, यूएस गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वो सब प्राइम मॉर्गेजेस का डेब्ट, इट वाज $3.2 ट्रिलियन, और यूएस की इकोनॉमी थी उस समय 15 ट्रिलियन की। तो वो $3.2 ट्रिलियन को यूएस अब्सॉर्ब कर पाया, और सारा वर्ल्ड अब्सॉर्ब कर पाया, क्योंकि अमेरिका की जो डॉलर है इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। सो वी आर एबल टू एब्सॉर्ब दैट। आज मैं एक ही चीज पूछता हूँ, जो चाइना का फिगर आ रहा है 34 ट्रिलियन कुछ आ रहा है, इट इज 10 टाइम्स ऑफ इट इज 10 टाइम्स ऑफ द सबप्राइम क्राइसिस ऑफ अमेरिका। तो अगर चाइना, और आपको सबको मालूम है 30% ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन रियलिटी, उनकी रियल एस्टेट सेक्टर देखिए। चाइना की जो बड़ी फर्म्स है जैसे फैंटेशिया, एवरग्रांड, वांके, फैंटेशिया होल्डिंग्स, उन्होंने अपने ओवरसीज कॉर्पोरेट डेब्ट को दे हैव डिफॉल्टेड। और आपको ये भी आपने देखा होगा 2-3 साल पहले उनके बैंक्स के ऊपर बाहर लोगों ने, डिपॉजिटर्स ने अपना पैसा निकालने के लिए खड़े हो गए थे, वहां पे चाइनीज गवर्नमेंट को टैक्स लगाने पड़े। तो ये सब चीज दिखाता है कि चाइना के अंदर हालात खराब है। और वहां पे बताते हैं 51 गोस्ट सिटीज है। एक गोस्ट सिटी तो उन्होंने शी जिनपिंग के नाम से ही बनाई है। मिनिमम एक जो गोस्ट सिटी को बनाने के लिए $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आप सोच लीजिए, अगर 50 से 51 गोस्ट सिटीज है, उसकी वैल्यू 5 से 6 ट्रिलियन है। तो ये सब चीज क्या बताता है कि चाइना के अंदर प्रॉब्लम है, उनका इंडस्ट्रियल आउटपुट कम होता जा रहा है। शंघाई की पॉपुलेशन 2.6 करोड़ थी, वो 2 करोड़ हो चुकी है। आपको ये भी मालूम होगा कि चाइना के अंदर अभी टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने। तो अमेरिका को, अमेरिकन मार्केट अभी चाइना के हाथ से निकल रहा है। यूरोपियन मार्केट, यूरोप ने भी उनके ऊपर टैरिफ लगा रखी है। तो ये सब मेन मार्केट है, और उसके अलावा भी भारत के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं है। ठीक है, फिर भी हमारा डेट, थोड़ा हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है बहुत ज्यादा ही है, $100 बिलियन का। बट फिर भी बता रहा हूँ कि आज चाइना के अंदर जो उनकी ओवर कैपेसिटी है, वो उनके लिए एक प्रॉब्लम बन चुकी है। वहां पे एक तरह से डिमांड, लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, डिफ्लेशन हो रहा है। मतलब लोगों को, लोग अभी चाइनीज गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है कि लोगों को, कि दे शुड स्टार्ट स्पेंडिंग, ताकि ओवरसीज जो हम लोग एक्सपोर्ट डिपेंडेंट होते थे, वह ना हो कि हम इंटरनल कंजम्पशन करें। फिर भी लोग खर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कल क्या होने वाला है। एवरीबडी इज सेविंग फॉर द रेनी डे। तो मेरा यही मानना है कि अब चाइनीज इकोनॉमी डोल्ड्रम्स में है। और आपको ये भी मालूम है कि $1 ट्रिलियन उन्होंने बीआरआई डेट में दिया है कुछ 40 से 45 कंट्री को। अभी जी। रिसेंटली जो श्रीलंका का डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, उसमें $7 बिलियन हम्म। का इनको नुकसान हुआ है। और जी। बताया जाता है कि बहुत सारी कंट्रीज भी इसी इसी ताक में लगी है कि वो चाइना के पैसे ना लौटाए। हमारा पाकिस्तान भी वही सोच रहा है कि चाइना के $70 बिलियन है, हम हड़प जाए। तो ये भी उसके प्लान में है। तो आगे जाके जब पैसे नहीं आएंगे, डोमेस्टिक डिमांड गिर रहा है, रियलिटी सेक्टर प्रॉब्लम है, फिर बाद में आप देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर क्राइसिस है। तो चाइ और एक और एक चीज है, चाइना का डिफेंस के ऊपर उनका आउटले भी बढ़ गया, क्योंकि वो अभी ताइवान को लेना चाहते हैं। तो उनके लिए वो एक तरह से पावर और प्रेस्टीज की बात होती है। अगर वो नहीं करेंगे, तो वो एक प्राइड नहीं दिखा पाएंगे। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ बताता है कि चाइना के अंदर एक इंटरनल इम्प्लोशन जैसी स्थिति आ गई है। मतलब अंदर से कुछ जी। रिवॉल्यूशन होने वाला है, जो सोवियत यूनियन का हुआ था 1991 में।
देखिए, दर्शक मेरी बात मानेंगे नहीं क्योंकि चाइना का प्रोपेगेंडा बहुत स्ट्रांग है और जी, इन्होंने आपको सबको मालूम है वॉशिंगटन पोस्ट सब जगह ये लोगों ने इतने एडवर्टाइज़मेंट दे दिए हैं कि वो इनके ऊपर एडवर्स एडिटोरियल लिखते भी नहीं है। खबर आती है तो दबा देते हैं और 2020 में अगर आप देखा जाए तो वहाँ पे बताया गया था 83 टन्स ऑफ गोल्ड मिला था, वो एक्चुअली फेक था, वो टंगस्टन वाला गोल्ड था। तो चाइना के अंदर उनके डेटा भी भरोसा नहीं कर सकते, तो एक एक तरह से कोलैप्स की स्थिति में पहुंच चुका है। अब कैसे जी। होगा, क्या होगा, वी नेवर नो, बट समवेयर डाउन द लाइन वी विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम। हम ये देखेंगे वी विल डेफिनेटली हैव अ प्रॉब्लम एंड यूएस का जो क्राइसिस था हम झेल लिए, पर चाइनीज जी। क्राइसिस होगा। लेकिन एग्ज़ैक्टली मैं इसी पे आ रही थी कि जो 2008 में हुआ था अमेरिका में, उसकी वज़ह से दुनिया भर पे काफ़ी असर पड़ा था। लेकिन अगर यही क्राइसिस हम अमेरिका के बाद अब चाइना में देखते हैं, तो उसका क्या असर पड़ने वाला है पूरी दुनिया पर? हाँ, अंबर जी आपने बोला है कि जो चाइना का जो होगा, वहाँ पे एक तरह से बैंकिंग कोलैप्स होगा, क्योंकि जो लोग जिन कंट्रीज़ ने, जिन इंस्टीट्यूशंस ने चाइना में अपने पैसे लेंड किए हैं, वो भूल जा रहे हैं। और आपने देखा है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या बोला है अपने लोगों को, अपनी कंपनीज़ को, वो आप ओवरसीज़ डेब्ट को डिफ़ॉल्ट करिए और चाइनीज़ डेब्ट को आप चाइनीज़ डेब्ट उसको आप भरिए। तो ये कितने दिनों तक चलेगा? ये एक तरह से बोलते हैं कंट्रोल्ड डेमोलिशन, मतलब सबको मालूम है इस आदमी के पास पैसे नहीं है। तो बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पहले से ही अपना पैसा निकाल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्यों यूएस बोल रहा है कि मुझे पैसा निकालना है चाइना से? क्यों मुझे अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफ़ाई करना है? यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मालूम है कि चाइना के ऊपर ज़्यादा दिन तक आप उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। इसके लिए आज यूएस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर मेक्सिको है। चाइना नहीं है, चाइना सेकंड नंबर पे आ रहा है और जो चाइना का जो एक्सपोर्ट यूएस में $538 बिलियन डॉलर्स था, अभी $450 बिलियन डॉलर आ गया है। तो एक तरह से बताया जाता है कि धीरे-धीरे चाइना का जो एक्सपोर्ट्स है वो कम होता जा रहा है। उनकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पा रही है। चाइना के अंदर बता रहे हैं कि वहाँ पे वेजेस है वो कम होते जा रहे हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होती जा रही है। तो ऑल दिस थिंग पॉइंट्स आउट कि वहाँ पे डिमांड नहीं है, वहाँ पे एक तरह से डिफ्लेशन है, इंडस्ट्रियल आउटपुट कम हो चुका है। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि चाइना में आगे प्रॉब्लम आता रहेगा। इट विल डेफिनिटली कम। बिल्कुल, लेकिन चाइना का तो है, लेकिन जैसे कि जो अमेरिका में यूएस रिसेशन हुआ था, उसका दुनिया भर पे काफ़ी असर पड़ा था। क्या वैसा ही असर कोई चाइना में जो डाउनफॉल आ रहा है इकोनॉमिक, उसका भी असर दुनिया पे नज़र आएगा, ख़ास तौर से भारत और भी जो कंट्रीज़ हैं? और साथ ही साथ क्या बीआरआई में जो के तहत जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी इस मौके का फ़ायदा उठाकर चाइना का पैसा हड़प लेंगे? देखिए, अब ऐसा आएगा कि सब लोग आपने सुना होगा ग्रेट रीसेट की बात, आपने सुना होगा, बहुत विशेषज्ञ बोलते हैं द ग्रेट रीसेट। जो ग्रेट हुँ। रीसेट स्टार्ट होगा वो अमेरिका से स्टार्ट नहीं होगा, वो चाइना से स्टार्ट होगा इस बार। चाइना हाथ उठाएगा, चाइना बोलेगा कि मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा और चाइना में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूरोपियन बैंक्स ने किया है। तो प्रॉब्लम वहाँ से चालू होगा और इसका इफ़ेक्ट स्टॉक मार्केट पे दिखेगा और आपको क्यों लगता है वर्ल्ड ओवर सेंट्रल बैंक्स गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं? वो अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, व्हाई आर दे डाइवर्सिफाइंग इंटू गोल्ड? भारत अभी गोल्ड क्यों ले रहा है? भारत अपना गोल्ड बाहर भी नहीं रख रहा, वो अंदर लेके आ रहा है, इंडिया के अंदर लेके आ रहा है। ऑल दिस जी। पॉइंट्स आउट देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रस्ट डेफिसिट और जब ट्रस्ट हुँ। खत्म होता है, तब लोग सबसे पहले जाके गोल्ड ही खरीदते हैं और ये एक आने वाले मेरे हिसाब से मुसीबत का संकेत है। तो इस रिसेशन या से बचने के लिए एक आम आदमी पर क्या असर आएगा और एक आम आदमी क्या कर सकता है इससे बचने के लिए? देखिए, आजकल ये क्रिप्टो को बढ़ाया जा रहा है, उससे थोड़ा दूर रखिए। आप फिज़िकल गोल्ड, फिज़िकल सिल्वर लीजिए। देखिए, गोल्ड के दाम अभी बढ़ चुके हैं। बीच में एक 5 से 10% का करेक्शन मेरे हिसाब से आ सकता है। जब भाव 77 या 76 से 91,000 गया हुआ है 10 ग्राम का, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ये वापस थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकता है। 10 टू हुँ। 15% करेक्शन हो सकता है 90। तो वो एक तरह से वो समझ के लेना है तो आप ले सकते हैं, टाइम कोई नहीं कर सकता इसको। तो इन्वेस्ट इन फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर
और स्टॉक मार्केट की रैली अभी चल रही है, जिस दिन आपको लगे कि वो सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पहुँच रहा है और सब लोग बहुत ज़्यादा क्रेज़ सब लोग बात करने लगे, तो उस समय चुपचाप सेल करके घर पे पैसा लेके आ जाएँगे। तो आपको टाइमिंग देखनी पड़ेगी, मेरा ये मानना है। और आम जनता को एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम बहुत टफ होने वाला है। आपने भी देखा कि कैसे भारतीय मार्केट में जिस हिसाब से शेयर्स के अंदर उठा-पटक हो रही है, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है हमारे मार्केट में। तो देख के एक काम करिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बिल्कुल ही मत करिए एंड सेबी जो गाइडलाइंस दे के रखी है उसको फॉलो करिए। और मैं बाकी और कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता क्योंकि दिस इज़ नॉट अलाउड अंडर द सेबी रूल्स। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, बस एक आम जो कुछ एक प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, कोई आम लोग कुछ इन सारी चीज़ों से बचने के लिए या थोड़ा-सा अपने आप को बड़े खतरे से बचा पाएँ। बाकी तो देखिए ख़ैर देखिए सबसे बेस्ट है, द बेस्ट थिंग इज़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिज़र्व बैंक हुँ, है, वो गोल्ड खरीद रहा है। वो खुद ही बता रहा है क्या करना है। हम मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारा रिज़र्व बैंक जो कर रहा है वो कर लीजिए। मैं तो सिंपल सा जी। बोल रहा हूँ, फिज़िकल गोल्ड लीजिए। हाँ, मतलब फिज़िकल एसेट्स में इन्वेस्ट करें। सीधे से रियल येस। एस्टेट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, जो भी है, फिज़िकल एसेट्स में देखिए इन्वेस्ट करें ताकि वो एसेट में कन्वर्ट करिए जो जल्दी कैश बन सकता है। और फिज़िकल एसेट में देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर के अलावा कोई भी एसेट आपको जल्दी कैश नहीं बनेगा। तो मेरे हिसाब से ये दोनों एसेट इज़ अ गुड बेट अगेंस्ट ऑल द अनसर्टेनिटीज़। जी, तो चाइना का जो डेट टू जीडीपी है वो 300% है। ये चाइना की तरफ से भी कन्फर्मेशन आ चुकी है और इसपे काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं। और इस पूरी सिनेरियो से जो एक इकोनॉमिक डाउनफॉल जैसी स्थिति चाइना में बनती जा रही है, इसका ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? इस सब पे हम बात कर रहे हैं। और उमेश जी, मैंने एक और बीआरआई से रिलेटेड सवाल पूछा था आपसे कि जो बीआरआई के तहत चाइना ने इतना बड़ा पैसा दुनिया भर में लगा रखा है। क्या वो भी ऐसा होगा कि वक़्त का फ़ायदा उठाकर कुछ मतलब देश उन पैसों को भी रख लेंगे? वो तो दे ही नहीं पा रहे ना, वो लोग तो अभी बोल दिया हम नहीं दे पा रहे, तो चाइना क्या कर रहा है? हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया, ग्वादर पोर्ट ले लिया, उधर वो कर लिया। करेगा क्या चाइना रख के? जी। चाइना सोच रहा है कि मैं जब कोई युद्ध होगा तो मैं उसको यूज़ करूँगा अपने बेनिफिट के लिए। बट हुँ, उसके पैसे तो चले गए और उसने क्या कर लिया श्रीलंका में रख के भी क्या कर लेगा वो? कोई बेनिफिट जी, तो है नहीं। भारत के ऊपर जासूसी ज़रूर कर सकता है हम्बनटोटा पोर्ट रख जी, के, पर उसका जी, क्या फ़ायदा? भारत को मालूम है और भारत ने भी अपनी सैन्य सुरक्षा बढ़ा दी है, तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो उनका जी, इन्वेस्टमेंट का बेस जाने वाला है। दे आर गोइंग टू ट्रेन और उनका डिफ़ॉल्ट्स होगा। वो डिफ़ॉल्ट्स पहले उधर से चालू होगा, फिर ग्रेटर डिफ़ॉल्ट होगा, चाइना से चालू होगा। जी, ऑब्वियसली बात है क्योंकि अमेरिका के पास एक पावर है करेंसी प्रिंट करने का, जो चाइना के पास नहीं है। चाइना ट्राई कर रहा है यो इंटरनेशनलाइज़ करने के लिए युआन, ब्रिक्स करेंसी लाने की सोच रहा है। बट आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रम्प क्या जी, कर रहे हैं? जी, डोनाल्ड ट्रम्प बैक कर रहे हैं डॉलर को जी। रेयर अर्थ मिनरल्स है और हमने इसके बारे में बहुत बातचीत पहले जी, भी कर बिल्कुल, हमने इस चुके हैं। इसके बारे में बहुत बात की है और चाइनीज़ इकोनॉमी पे भी हम लगातार बात करते रहते हैं। चाइनीज़ इकोनॉमी का डाउनफॉल एकदम नज़दीक नज़र आ रहा है। इसी पे हमने बात की और आगे जो भी अपडेट्स होंगे उस पे हम बात करेंगे। उमेश जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम अंबा जी। जय सिया राम।